नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सबसे भरोसेमंद, निष्पक्ष और बेबाक डिजिटल न्यूज मंच पर। मैं हूं आपका अपना साथी सुमित कुमार और आज के इस विशेष तथा ऐतिहासिक बुलेटिन में हम ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय और दिल्ली के तमाम प्रशासनिक गलियारों से जुड़ा वह कड़वा सच सामने लाए हैं जिसने पूरे सरकारी सिस्टम को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, मुख्य विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर जरूरी और प्रामाणिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिस जमीनी हकीकत को मुख्यधारा की मीडिया ने विज्ञापनों के पीछे दबाकर रख दिया था, आज आपका यह साथी उसी एक तथ्य का आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा है। यदि सच कहूं दोस्तों, तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि दिन रात आपके बुढ़ापे के हक के लिए इस सुस्त सिस्टम से बात उठाने का बाद भी कई साथी चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच कर जाते हैं। न तो आप वीडियो को लाइक करते हैं और न ही कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताते हैं कि आप देश के किस जिले, किस राज्य और किस पीएफ दफ्तर के क्षेत्र से हमारी यह रिपोर्ट देख रहे हैं। खैर, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि आप साथ दें या न दें, आपका ये साथी आपके हक की प्रामाणिक आवाज उठाने से कभी पीछे हटने वाला नहीं है। आज की मुख्य खबर पर चर्चा करने से पहले व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी एक नजर डाल लेना जरूरी है। हमारे प्रशासनिक तंत्र में कभी आवश्यक संसाधन गायब हो जाते हैं, कभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और कभी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगते हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच नीति निर्माता आम जनता के असली और बुनियादी सवालों से दूरी बनाए रखते हैं। क्या यह स्थिति नागरिकों के लिए पूरी तरह संतोषजनक मानी जा सकती है? अब बात करते हैं आज के उस सबसे बड़े घटनाक्रम के बारे में जिसने ईपीएफओ मुख्यालय और श्रम मंत्रालय के गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। सामाजिक मंचों और श्रमिक संगठनों से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों ने ईपीएस फाइन पेंशन भोगियों की दयनीय स्थिति पर सरकार और ईपीएफओ के समक्ष एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने राष्ट्रीय मंच से सीधा सवाल किया है कि 30 से 40 साल तक देश के विकास में अपना योगदान देने वाले 78 लाख बुजुर्गों को आज मात्र 1,000 रुपए जैसी नाम मात्र की पेंशन पर जीवन यापन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। श्रमिक प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ और केंद्र सरकार के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के भारी भरकम लोन माफ किए जा सकते हैं और सांसदों मंत्रियों के वेतन भत्ते बिना किसी लंबी बहस के तुरंत बढ़ा दिए जाते हैं, तो फिर इसी देश के मेहनतकश श्रमिकों को न्यूनतम 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता देने की बारी आने पर बजट और फंड की कमी का तर्क क्यों सामने रख दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज की महंगाई के दौर में जहां दवाइयां, राशन और गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहां केवल 1,000 रुपए में किसी परिवार का एक हफ्ते का खर्च भी नहीं चल सकता। उन्होंने मांग की है कि ईपीएस पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने, महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। यह बात सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन 78 लाख बुजुर्गों के वास्तविक दर्द की आवाज है जिन्हें व्यवस्था लंबे समय से अनदेखा कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वह अधिकार है जो उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान अंशदान के रूप में जमा किया था। इसी बीच राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रकुमार रावत जी ने ईपीएफओ और सरकार के समक्ष अपनी आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। हाल ही में मुख्य कार्यालय में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों, श्रम नेताओं और पेंशन भोगी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद कमान अशोक रावत जी ने स्पष्ट संदेश देते हुए प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ ज्ञापन देने और बैठकों के भरोसे रहने का समय बीत चुका है, अब ठोस फैसले की जरूरत है। कमांडर साहब ने अपने इस अल्टीमेटम में कुछ बेहद गंभीर मांगे रखी हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग पिछले महीने की रुकी हुई पेंशन को ब्याज सहित तुरंत बहाल करने की है। महीने का आधा समय बीत जाने के बाद भी लाखों ईपीएस मासपाएं पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंच पाई है। नए सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम की तकनीकी खामियों के कारण बुजुर्गों का भुगतान अटका हुआ है,
जिससे 70 से 80 वर्ष के बीमार वरिष्ठ नागरिक दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्च के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रुकी हुई पेंशन खातों में नहीं भेजी गई तो देश भर के जोनल दफ्तरों और कलेक्ट्रेटों के बाहर शांतिपूर्ण तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य मांग यह है कि बिना किसी शर्त के 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए और इसमें कोई भेदभाव न हो। साथ ही पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से 30 साल पुराने सर्विस रिकॉर्ड, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म और बंद हो चुकी कंपनियों के कागजात मांगने का जटिल नियम तुरंत समाप्त किया जाए, क्योंकि जो कंपनियां दशकों पहले बंद हो चुकी हैं उनके दस्तावेज बुजुर्ग कहां से जुटाएंगे। संसद के वर्तमान सत्र में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा है। वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले जी ने सदन के पटल पर ईपीएफओ की बैलेंस शीट और वित्तीय आंकड़े रखते हुए श्रम और वित्त मंत्रालय से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब बड़े उद्योगपतियों के लोन बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं और जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते 2 मिनट में ध्वनिमत से पास हो जाते हैं, तो 5 साल तक पसीना बहाने वाले मजदूर सम्मानजनक पेंशन देने में खजाने पर बोझ का तर्क क्यों दिया जाता है? क्या 1,000 रुपए में एक हफ्ते का राशन संभव है? उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन 80 साल के बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यदि 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो संसद से सड़क तक विरोध जारी रहेगा। दूसरी तरफ राज्यसभा में सरकार का यह बयान भी सामने आया है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और सरकार एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लेकर आई है। साथ ही 8वें वेतन आयोग पर भी सुगबुगाहट है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के साथ 8 लाख EPS-95 पेंशनरों की जरूरतें अलग हैं? जब वे बाजार जाते हैं तो क्या उन्हें कोई विशेष छूट मिलती है? फिर उनके लिए हमेशा घाटे की दलील क्यों दी जाती है? आगे के आंदोलन के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपना रणनीतिक प्लान तैयार किया है। स्वतंत्रता दिवस के बाद पेंशनरों की निगाहें घोषणाओं पर टिकी थीं, लेकिन नेतृत्व सतर्क था कि बिना जमीनी प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी। कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत जी और कार्यकारिणी ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की है। इसके तहत देश भर के ईपीएफओ जोनल और रीजनल दफ्तरों पर शांतिपूर्ण धरने दिए जाएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और कोयंबटूर के मजदूर संगठनों ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हायर पेंशन के मामलों में हो रही देरी और रिवाइज पीपीओ जारी न होने को लेकर लीगल टीम अवमानना याचिका की तैयारी में है। इसके अलावा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि फेस ऑथेंटिकेशन से जीवन प्रमाण पत्र जमा हो सके। पेंशन भोगियों के लिए कुछ जरूरी प्रशासनिक सलाह भी दी गई है। एक, अपना बैंक खाता जांचें कि वह एनपीसीआई से लिंक है और डीबीटी सुविधा चालू है। 2, ईपीएफओ पोर्टल पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करे। यदि पेंडिंग या रिजेक्ट है तो नजदीकी डाकघर या सीएससी सेंटर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए इसे पुनः जमा करे। 3, समस्या बनी रहने पर CPGRMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें और उसका कंप्लेंट नंबर सुरक्षित रखें। हमारा उद्देश्य हमेशा आपको भ्रामक खबरों से दूर रखकर केवल आधिकारिक व जमीनी हकीकत से अवगत कराना है। यह संघर्ष केवल एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि कामगारों के सम्मान की लड़ाई है। जब तक 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता, यह प्रयास जारी रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को साथी पेंशन भोगियों के साथ साझा करें। मैं हूं आपका साथी सुमित कुमार। धन्यवाद। जय हिंद।